इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एसएसओ आईडी ओटीआर को अपडेट कैसे करें और जिनको एडिट करना है वो एडिट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एसएसओ आईडी ओटीआर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वही बताई जाती है। और इसके अलावा आपको आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। और अभी एक दो दिन के बाद में आपको आरएसएसबी बोर्ड के लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी शुरू कर रहा हूँ, चाहे वो आगामी एग्जाम आपका एलडीसी का हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, महिला सुपरवाइजर हो या फिर आपका लैब असिस्टेंट का हो। उसके लिए मैं आपके आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जो कि शुरुआत में आपने देखा होगा आरएसएसबी बोर्ड ने शुरुआत 2016-18 में जो क्वेश्चन के लेवल थे वो अभी आपके वापस से रिपीट होने शुरू हो चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन के लेवल। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओटीआर अपडेट करते समय अमूमन जो मैक्सिमम डाउट आते हैं, समस्या आती है, वो आपकी क्या क्या आती है। एसएसओ आईडी का लॉग आउट हो जाना, डिजी लॉकर पर गलत मार्कशीट शो होना, गलत दस्तावेज अपलोड हो जाना, लेफ्ट थंब अपलोड नहीं होना, दिक्कत आना, रिलीजन एडिट नहीं होना, ओटीआर एडिट में दिक्कत होना, ओटीआर में हिंदी नाम में त्रुटि हो गई है उसको कैसे सुधारें, या फिर हिंदी नाम किस तरह से लिखें, स्टेटस बता रहा पार्शियली वेरीफाई या नॉट वेरीफाई बता रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा क्यों बता रहा है, एनरोलमेंट नंबर कहाँ से प्राप्त करें, दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे उसमें त्रुटि आ रही है, या 10th क्लास की डिटेल में सब्जेक्ट ग्रुप में क्या फिल करें, या फिर आरसीआईटी सर्टिफिकेट ओटीआर से फेच नहीं हो रहा है। तो उस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ओटीआर को अपडेट कैसे करना है, पहले वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना जा रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपने अपडेट कर दिया है तो उसे एडिट कैसे करोगे। मैं शुरुआत ओटीआर 2026 की जो अपडेट है ये वहीं से कर रहा हूँ कि वहीं से आपको अपडेट कैसे करना है। अगर अभी तक आपने ओटीआर में हाथ भी नहीं डाला है, अपडेट भी नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आरएसएसबी बोर्ड या फिर आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित करवाया गया उस एग्जाम का फॉर्म उठा के देख लीजिए। उस फॉर्म के अंदर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। अब अगर कोई कैंडिडेट कह दे मैं अपना पासवर्ड भी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। आप मोबाइल से भी ये चीज़ कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा। अब अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 428366 और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए ये नंबर यहाँ पर लिखने हैं और उसके बाद आपको एसएसओ आईडी लॉगिन कर देनी है। आपके लॉग आउट वाली समस्या आती है, सर्वर इश्यू के कारण लॉग आउट हो जाती है तो कोई बात नहीं, वापस से ट्राई कीजिए, वापस से हो रही है तो वापस से कीजिए, आपके लॉगिन जरूर होगी और आगे का प्रोसेस भी आप कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉगिन करते हैं तो वापस से पासवर्ड पूछता है, तो हम पासवर्ड डालेंगे और बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर वापस से लॉग आउट हो जाती है। तो ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्योंकि अभी ओटीआर बहुत साथी एक साथ अपडेट कर रहे हैं। तो आप या तो नाइट में ट्राई कीजिए, आपके ऐसा इश्यू नहीं आएगा, और दिन में आ रहा है तो आप वापस से ट्राई करते रहिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। क्योंकि आप जब 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ओपन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। अगर ये आपके नहीं आ रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप सर्च करके लिख भी सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 1 से 2 सेकंड के लिए आपकी ओटीआर प्रोफाइल है वो ओपन रहेगी। और उसके बाद अगर आपने अभी तक बेसिक डिटेल अपडेट नहीं की है तो फिर साइड से पेज ओपन होगा एडिट डिटेल का, इस तरह से लिखा हुआ, और जिसमें लिखा हुआ दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेटेड वंस, यानी कि इसे आप एक बार अपडेट कर सकते हैं और इसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप एक बार एडिट भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम इन हिंदी। अब यहाँ पर बहुत साथियों को मिस्टेक होती है कि हिंदी में वो नाम नहीं लिख पाते हैं। तो हिंदी में नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप अपना नाम हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करते ही आपको मालूम है इनकी तरफ से एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा।
और उस कीबोर्ड से अगर आप नाम नहीं लिख पा रहे हो सही से तो कोई बात नहीं, नीचे कैंसिल का ऑप्शन है, उस कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। फिर बहुत साथी कहेंगे हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं फिर से ओपन हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उस कीबोर्ड को इग्नोर कीजिए। आप अपना मोबाइल का कीबोर्ड यूज कीजिए, उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए अगर इंग्लिश में है तो, फिर वहाँ से आप टाइप कर लीजिए। आप यहाँ मत देखो, आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपना नाम लिख रहे हो तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको ये चेक नहीं करना है कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा शो नहीं होगा, कीबोर्ड बीच में आएगा इस वजह से, और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, जबकि लिखा जा रहा है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के कीबोर्ड को हिंदी में जैसे जो कि आपका नाम है वो आपको पूरा लिख लेना है, और उसके बाद लास्ट में एंटर कर देना। उसके बाद इसमें चेक करना है कि नाम सही लिखा हुआ है या नहीं आया, आ जाएगा आपका नाम, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपके अपने फादर का नाम है वो भी आपको हिंदी में लिखना है, वो भी सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने अभी कैंडिडेट नाम बताया है उस तरह से आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर नेम इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर मदर नेम इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको मदर नेम है वो हिंदी में लिखना है। इसके बाद बेसिक डिटेल में आपको अपने व्हाट्सअप नंबर लिखने हैं। अब देखो व्हाट्सअप नंबर के आगे रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं हर किसी के पास व्हाट्सअप नंबर हो, इसलिए ये डालना को भी कंपलसरी भी नहीं है। अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रेड स्टार दे रखा है उसका मतलब ये हुआ है कि उस बॉक्स में आपको डाटा फिल करना कंपलसरी है। जैसे कि अगला है विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई चिन्ह है जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, वो आपको इस बॉक्स में लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आपका मैरिज स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है। अगर आप मैरिड लिखोगे तो फिर आपको अपने जीवन साथी के पिता का नाम, जीवन साथी का नाम और मैरिड डेट लिखनी होगी, और अगर अनमैरिड लिखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बॉक्स मैरिड वालों के लिए नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले और बाद में कितनी थी, यानी कि 1 जून 2002 से पहले अगर आपके जितने बच्चों की संख्या थी वो यहाँ पर लिखना है इस बॉक्स में, और 1/6/2002 के बाद जितने बच्चों की संख्या है उसके बाद वो संख्या यहाँ लिखनी है। टोटल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके टोटल आ जाएगा, नहीं आता है तो आप स्वयं लिख लेना कि टोटल संख्या कितनी है। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस 3 लाइन दे रखी है, एड्रेस बड़ा है तो तीनों में लिख सकते हैं, छोटा है तो पहले में तो लिखना कंपलसरी है, दूसरा तीसरे में नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपकी सिटी कौन सी है वो सिटी लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा वो स्टेट आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है कि आप कौन से ज़िले से हैं। अब देखो कोई कह रहा हम गांव में रहते तो हमारा सिटी क्या हुआ, तो आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वयं को लिखना होगा, तो जहाँ आप रहते हो वो लिख लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट तो आपको वही सेलेक्ट करनी होगी जिस ज़िले में आप आते हैं। इसके बाद आपको ज़िले के पिन कोड लिखने हैं, हर ज़िले के अलग अलग पिन कोड होते हैं, तो आपके ज़िले के जो पिन कोड है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद डोमिसाइल डिटेल में आप देख सकते हैं, अगर आप टीएसपी एरिया से है तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी से आप है या नहीं है आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। बहुत साथियों को ये दिक्कत आई थी कि लेफ्ट थंब अपलोड नहीं हो रहा है, या किसी का और का लेफ्ट थंब अपलोड हो गया, या लेफ्ट की जगह राइट थंब अपलोड हो गया है, तो वो एडिट कैसे करना वो तो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करते हैं ओटीआर पर वो चीज़ बताऊंगा, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ एडिट कैसे करते हैं। तो लेफ्ट थंब अपलोड करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका जो फॉर्मेट है वो JPEG में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उस फाइल की जो साइज़ है JPG फॉर्मेट की वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर 20 KB से कम है, 50 KB से ज़्यादा है तो भी आपके अपलोड नहीं होगी। इसके बाद भी अपलोड नहीं हो रही तो एक बार फाइल का नाम देख लीजिए, कहीं बड़ा नाम नहीं लिखा हो, छोटा सा इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे कि आपका नाम लिख लीजिए और आगे थंब लिख लीजिए, और लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये तो आपके OTR में बेसिक डिटेल अपडेट हो जाएगी। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है। तो उसके लिए वापस से आपको बैक SSOID में आना होगा। जब आओगे तो यहाँ पर इस तरह से आप जब 3 लाइन आपकी आएगी OTR में आओगे तो यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल। तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे
आपके सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एजुकेशन डॉक्यूमेंट के आगे नॉट वेरीफाई वाला आएगा। अब इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई किसी के पार्शियली वेरीफाई आता है, किसी का वेरीफाई आता है, किसी का नॉट वेरीफाई आता है, ये सब क्यों आता है, इसके पीछे का क्या क्या रीजन है, कब कब ये आता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर अभी तक एक भी नहीं किया तो सबसे पहले आप शुरुआत 10th से करिए, उसके बाद 12th का करिए, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो वो भी करिए, उसके बाद अगर RSCT या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट या अन्य कोई भी कोर्स कर रखा है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ऐड एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन। अब देखो, अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं तो वो कैसे दोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैनुअली रूप से, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो आपको मैनुअली रूप से अपलोड करने होंगे। तो वो मैनुअली रूप से कैसे अपलोड करते हैं पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ, और जो भी ये दिक्कत आ रही है उनका भी समाधान इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं अपडेट बता रहा हूँ, और जब मैं एडिट की बात करूंगा तब वो मैं आपकी सभी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट डिटेल पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली रूप से अपलोड कैसे करने हैं, इसके लिए जैसे ही आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन ग्रुप। इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी क्वालिफाई फिल करना चाहते हो, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या जो भी है डिग्री सर्टिफिकेट। तो आपने जैसे 10th पर क्लिक किया, इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल लिखा हुआ आ जाएगा 10th, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल भी लिखा हुआ आ जाएगा 10th सेकेंडरी या उसके समक्ष ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी 10th आपने कौन सी बोर्ड, कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। अब 10th में सब्जेक्ट ग्रुप में आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो दे रखा है बहुत साथी क्या करते हैं एजुकेशन पर टिक कर देते हैं। फिर एजुकेशन पर जब आप टिक करोगे तो सब्जेक्ट डिटेल पर जब टिक करोगे तो यहाँ पर एजुकेशन के ऐसी ऐसी सब्जेक्ट आएगी जो आपके 10th में थी नहीं, और वहाँ पर जो भी दे रखी है वो सभी पर आप क्लिक कर लीजिए, किसी पर भी क्लिक कर लीजिए। जब सब्जेक्ट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आप सोचोगे कि ये तो 10th में आपकी सब्जेक्ट थी नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने से यहाँ पर वो भी डिटेल नहीं आएगी और नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपकी क्या आएगा, सब्जेक्ट डिटेल हो चुका है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपने एग्जाम किस टाइप में दिया, रेगुलर में दिया है, डिस्टेंस मोड में दिया है, प्राइवेट दिया है, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, यानी कि अपियरिंग चल रहा है, परसेंटेज में है, ग्रेड में है, CGPA में, या फिर पास हो या फेल हो जो भी। तो आप अगर पास हो तो पास पर क्लिक करोगे। जब आप पास पर क्लिक करोगे तो उस समय आपसे फिर आगे नहीं पूछा जाएगा कि कितने नंबर का पेपर था, कितने बने हैं परसेंटेज, ये सब चीज़ आपका बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। पास हो गए तो तब ब्लॉक होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, रोल नंबर। अब रोल नंबर आपके जो भी, अगर 10th की डिटेल फिल करें तो 10th की लिखो। एनरोलमेंट नंबर, अब बहुत साथी कह रहे हैं कि 10th और 12th की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर कहाँ लिखे होते हैं, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि 10th और 12th जिन्होंने BSc अजमेर से कर की है और 2001 से लेकर 2025 के बीच में जिन्होंने भी की है तो उनको एनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलेंगे उस पर मैं वीडियो अलग से बता चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है, BSc ऑल रिजल्ट सर्च करना है और वहाँ पर आपका जो ईयर है, जो क्लास है और रोल नंबर, ये सब चीज़ लिख लेना। उस रिजल्ट में आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएंगे। एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कब पास किया, यानी कि अगर आप 10th की डिटेल फिल कर रहे हो तो वो कब पास किया, 12th की कर रहे हो तो वो कब पास किया। अब जैसे ही वहाँ पर आपने रिजल्ट स्टेटस में पास लिख लिया तो ये मैक्सिमम मार्क्स वाला ब्लॉक हो जाएगा बॉक्स, मार्क्स ऑब्टेन वाला भी बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा और परसेंटेज ग्रेड वाला भी बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि आपने कितनी बार प्रयास किया, तो आप लिखोगे एक बार प्रयास किया। और उसके बाद आपको यहाँ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड करनी कंपलसरी होती है और इसकी जो साइज है वो 100 से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है तो उसके पीछे आपको 4 से 5 रीजन बता रहा हूँ, उनमें से कोई एक मिस्टेक आपकी भी होगी तो उस वजह से अपलोड नहीं होगी। पहली, फॉर्मेट आपको PDF का रखना है। दूसरी, साइज आपको 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में रखना है, अगर 100 KB से कम या 400 KB से ज़्यादा है तो आपको दिक्कत आएगी। तीसरी, PDF को एक बार ओपन करके ज़रूर देख लीजिए कि उसमें जो भी लिखा हुआ है, आपकी मार्कशीट है, जो भी उसमें जो भी नंबर लिखे हुए हैं, जो भी आपकी डिटेल लिखी वो स्पष्ट रूप से पढ़ी जा रही है या नहीं पढ़ी जा रही है। और चौथी, आपकी फ़ाइल का नाम, यानी कि फ़ाइल का नाम अगर आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लिखा है तो आपको वो हटाकर इंग्लिश में ही नाम लिखना है फ़ाइल का नाम, और एक रेंज, शॉर्ट रेंज में ही लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। तो ये आपके जो 4 स्टेप बताए हैं, इनमें से अगर आपसे भी कोई त्रुटि हुई तो उस वजह से हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ।
अगर इसके बावजूद भी अगर आपको वही दिक्कत आ रही है तो सर्वर इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम OTR के समय बहुत बार होता है। पहले भी हुआ था 2024 में भी, आपको याद होगा जब आप लाइव फोटो कैप्चर करते थे, हैंड रिटन कैप्चर करते थे उस समय। और ये सब चीज़ डालने के बाद आपको सेव मैनुअली कर देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद क्या होता है, आपका मैनुअली अपलोड कर रहे हो तब लिखा हुआ था नॉट वेरीफाई। अगर आप डिजी लॉकर से अपलोड कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आपने मैनुअली रूप से दर्ज किए, उस समय आपके लिखा हुआ था पार्शियली वेरीफाई। और अगर सब चीज़ आपके डिजी लॉकर से ही हुआ, आपने कुछ नहीं लिखा है, तब आपका वेरीफाई लिखा हुआ आता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे स्टेटस ये 3 टाइप के होते हैं, एक नॉट वेरीफाई, एक वेरीफाई और एक पार्शियली वेरीफाई। ये कब कब लिखा आता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप अपना डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर का ऑप्शन था, इस पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे डिजी लॉकर अकाउंट का नाम पूछेंगे। तो आपको क्या कर देना है, डिजी लॉकर अकाउंट साइन इन कर देना है। आपके मोबाइल नंबर जिससे भी आपका डिजी लॉकर अकाउंट है वो उस पर नंबर दर्ज करने हैं, दोनों बॉक्स पर क्लिक करने हैं, साइन इन कर देना है। इसके बाद आपके डिजी लॉकर पर इश्यू डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट में वो सब डाटा डालना है जो आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। वो कैसे डालते हैं इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उस बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने पर आपकी क्या होगा, इस तरह से डिजी लॉकर प्रोसेसिंग चलेगा, फिर कंटिन्यू लिखाएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव हो जाएगा लिखा हुआ डाटा। और उसके बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन होगा, वो सेव पर क्लिक कर देना, आपका डाटा सेव हो जाएगा। इस तरह से आपको OTR अपडेट करना होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि OTR अपडेट कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एडिट कैसे करें, कौन कौन सी समस्या आ रही है साथियों के, तो उसका समाधान क्या है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब OTR एडिट करने के लिए क्या करना है, आपको SSO ID पर वापस जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। अब आपको एडिट किस में करना है, अगर आपको बेसिक डिटेल में एडिट करना है, क्योंकि अब आप सब कुछ चीज़ में एक बार एडिट कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक डिटेल हो या एजुकेशन डिटेल हो। तो अगर आप बेसिक डिटेल में एडिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जो ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने OTR का पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और उस पेज को स्क्रॉल करते रहिए, सबसे नीचे पहुंचोगे तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस तरह से, अपडेट डिटेल फ्रॉम आधार, फेच एप्लीकेशन, वन टाइम OTR एडिट। तो आपको वन टाइम OTR एडिट पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे साइड से पेज ओपन होगा और उसमें जो जो डाटा दर्ज है वो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कैंडिडेट नेम इन हिंदी, अगर आपने अपने नाम में कोई त्रुटि कर दी है तो आप एडिट कर सकते हैं। पिता के नाम में कोई त्रुटि कर दी है तो एडिट कर सकते हैं। माता के नाम में कोई त्रुटि कर दी है तो एडिट कर सकते हैं। मदर नेम हिंदी में कोई त्रुटि कर दी है तो एडिट कर सकते हैं। अब अगर किसी के इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आधार कार्ड में पिता के नाम में त्रुटि है तो उसका OTR से फेच किया तो OTR में भी वहाँ त्रुटि है, सही कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। वो अपडेट कराओगे तो OTR पर ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप मैरिज स्टेटस में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो चीज़ एडिट कर सकते हैं। आप राजस्थान की निवासी है या गलती से नो कर दिया तो वो भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी आप एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रिलीजन एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत साथियों को रिलीजन एडिट की दिक्कत आ रही थी, यहाँ ऑप्शन आया हुआ है, आप रिलीजन भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है, यस या नो में कोई दिक्कत होगी तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप विजिबल बॉडी मार्क्स में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन की संख्या को लेकर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। या डोमिसाइल डिटेल को लेकर जैसे कि TSP एरिया हुआ, स्टेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ है, या फिर आपका एड्रेस हुआ है, सिटी हुआ है, पिन कोड हुआ है, इसको लेकर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। या फिर आप स्पेशल कैटेगरी में एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में भी एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने लाइव फोटो पहले कैप्चर किया था वो गलत आ रहा है या उसमें आप साफ फोटो नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड सही नहीं है, एडिट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार, ये सब चीज़ आप एक बार एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर आप अपने हैंड रिटन नमूने में एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसकी साइज़ वापस से आपको PDF फॉर्मेट में 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखनी होगी। इसके अलावा लाइव फोटो हो गया, हैंड रिटन हो गया है, सिग्नेचर यानी कि जहाँ पर इंग्लिश का पूछा वहाँ अगर आपने हिंदी में कर दिया, या फिर जहाँ हिंदी में पूछा वहाँ सिग्नेचर अगर आपने इंग्लिश में कर दिया तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, OTR में एडिट की कोई फीस नहीं है और न ही OTR की कोई लास्ट डेट होती है एडिट या अपडेट की।
जब आपका मन चाहे आप एडिट अपडेट कर सकते हैं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। जब आपको ज़रूरत होगी SSO ID पर जाओगे तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करना ही होगा। इसके बाद अगर आपका लेफ्ट थंब को लेकर कोई मिस्टेक हो गई हो, यानी कि उसे आप एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी के लेफ्ट की जगह राइट अपलोड हो गया या किसी और का अपलोड हो गया तो वो आप एडिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो भी एडिट करना वो एडिट करने के बाद सबमिट कर देना, आपका एडिट हो जाएगा। ये तो आपकी जो बेसिक डिटेल थी जिसे आप एडिट करना चाहते हो वो किस तरह से करनी है मैंने आपको बताया है। अब अगर आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में कुछ एडिट करना है तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल में जाना होगा। इस पर जैसे ही जाओगे आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल वाला पेज ओपन होगा और इसमें आपको जैसे एजुकेशन डिटेल में आपको एडिट करना है तो एजुकेशन डिटेल पर जाओगे। अब यहाँ पर क्या आपको किस में एडिट करना है, जैसे कि 10th आपने सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या RSCET सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, तो जिसमें भी एडिट करना उस एग्ज़ाम के नाम के सामने आपको 2 बॉक्स देखने को मिलेगा, एक डिलीट का और एक एडिट का। इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला वाला डिलीट का है, दूसरा वाला एडिट का। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हैं, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ पर हेल्पलाइन ईमेल ID दे रखी है बोर्ड द्वारा, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। अब देखो जब आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि आप OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपनी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज में परिवर्तन करने हेतु इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। यह सुविधा केवल एक बार उपयोग की जाती है। इस फीचर के माध्यम से आप केवल उन्हीं विवरणों में संशोधन कर सकते हैं जिन्हें आपने मैनुअली दर्ज किया है। यदि किसी विवरण को डिजीलॉकर से वैलेट से प्राप्त किया तो उस विवरण को केवल वही कॉलम संशोधित की जाएंगी जो आपने देखो। एडिट डॉक्यूमेंट में आप वो चीज़ एडिट कर सकते हैं जिसे आप मैनुअली रूप से अपलोड किया है या मैनुअली रूप से डाटा दर्ज किया है। अगर आपने डिजीलॉकर से कोई सर्टिफिकेट अपलोड किया तो उसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, और उसमें अगर आपने कुछ मैनुअली डाटा एंटर किया है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, और एडिट आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, उसके बाद आपको इस सुविधा का उपयोग नहीं दिया जाएगा। और आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना, एग्री का ऑप्शन होगा नीचे, एग्री पर क्लिक कर देना। उसके बाद जिस भी एग्जाम के आगे यानी कि 10th की 12th की जिसकी डिटेल का आगे आपने एडिट पर क्लिक किया है वो डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, और उसमें जो चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं, चाहे रोल नंबर हो, एनरोलमेंट नंबर हो, मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, ईयर ऑफ पासिंग हो, बोर्ड का नाम हो, सब्जेक्ट ग्रुप हो, जो चीज़ एडिट करना चाहते हो वो आप एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन एडिट करना होता है, OTR अपडेट करना होता है। अब जो आपके दिक्कत आ रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्क्रीन में बताया था थंबनेल में क्या क्या अमूमन दिक्कत आ रही है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो वो भी मैं एक एक दिक्कत भी रीड कर लेता हूँ। देखो बहुत साथियों की दिक्कत आ रही है SSO ID लॉग आउट होना। अब मैंने आपको पहले भी बताया SSO ID लॉग आउट हो रही है तो आप बार बार प्रयास कीजिए, आपके सही हो जाएगी, क्योंकि जो पहली बार ट्राई करेगा उसके SSO ID क्या होगी, लॉग आउट होगी। दूसरा डिजीलॉकर गलत मार्कशीट। अगर आपके डिजीलॉकर पर ऐसा होता है जैसे कि किसी के 10th के डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पर अवेलेबल है लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में परसेंटेज कुछ और है और डिजीलॉकर पर जो परसेंटेज वो गलत बता रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिजीलॉकर में अपने दस्तावेज को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद भी अगर वही सेम दिक्कत आ रही है तो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका DV होगा तब अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना कि इस वजह से मैंने मैनुअली अपलोड किया है डिजीलॉकर पर होते हुए भी। अगला है गलत दस्तावेज अपलोड हो गया तो फिर अभी मैंने आपको बताया आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, बस एक बार मौका दिया जाएगा, उसके बाद वापस से उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। लेफ्ट थंब प्रॉब्लम वाली भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी कि जिसके लेफ्ट थंब में दिक्कत आई थी, लेफ्ट थंब अपलोड नहीं हो रहा तो उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। JPG फॉर्मेट में रखना है, साइज आपकी कितनी रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और लेफ्ट थंब सही ढंग से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेन की साइज से अंगूठे पर निशान बनाकर लगा रहे हो, जो लेफ्ट वाले थंब वाले इंक आती है उससे ही करो। और लेफ्ट थंब की जगह अगर किसी का राइट थंब अपलोड हो गया तो उसे आप एडिट भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता चुका हूँ। अगला है बहुत साथी कह रहे थे रिलीजन एडिट कैसे करें, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। OTR एडिट में दिक्कत आ रही है। अब देखो अगर आप कुछ भी OTR पर दस्तावेज अपलोड कर रहे हो बार बार SSO ID लॉग आउट हो रही है तो सर्वर दिक्कत होती है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको वेट करना होगा, या तो आप नाइट में ट्राई कर लीजिए या थोड़ी देर बाद वापस से ट्राई कर लीजिए। हिंदी नाम में त्रुटि हो गई है तो उसको कैसे सुधार करना है या फिर हिंदी में नाम कैसे लिखना है ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि आपको कीबोर्ड के माध्यम से मोबाइल का कीबोर्ड का उपयोग करके भी आप लिख सकते हैं। बस आपको बॉक्स जहां पर लिखना है उस बॉक्स पर एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर आपका नाम मोबाइल से कीबोर्ड में लिखो, वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है कि उनकी जो कीबोर्ड है वो बीच में आ रही है उस वजह से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन वहाँ टाइप हो रही है। जब पूरा कंप्लीट हो जाए एंटर करो, उसके बाद चेक करना आपका लिखा हुआ आ जाएगा नाम।
और बहुत साथी करें हमारा स्टेटस पार्शियली वेरीफाई बता रहा है, कुछ नॉट वेरीफाई बता रहा है, कुछ वेरीफाई बता रहा है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरीफाई तब बताता है जब आपने डिजी लॉकर से सब डॉक्यूमेंट फैच किए और उसने आपने मैनुअली रूप से कुछ भी डाटा दर्ज नहीं किया, उस कंडीशन पर वेरीफाई आता है। पार्शियली वेरीफाई आ रहा है, इसका मतलब ये हो कि आपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से एक्सेस दिया है, आपने डिजी लॉकर से फेच किया है, लेकिन वहाँ जो प्रविष्टि अब कुछ डाटा पूछे गए जैसे रोल नंबर का पास किया है, कितने परसेंटेज बने, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब आपने मैनुअली रूप से दर्ज किया है। और नॉट वेरीफाई उस कंडीशन पर आती है जब आप सब डॉक्यूमेंट मैनुअली रूप से अपलोड करते हो, सब डाटा मैनुअली रूप से एंटर करते हो। इससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपके शैक्षणिक योग्यता में तीनों की जो भी डिटेल आपने फैच की है वो सब अगर शो हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर लीजिए, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला पॉइंट है एनरोलमेंट नंबर कौन से होते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिए हैं कि 10-12 वालों के कहाँ पर होते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, BSCR अजमेर की ऑल रिजल्ट सर्च कीजिए। 2001 से लेकर 2025 तक जितने भी 10-12 एग्जाम जिसने भी दिया उन सब के रिजल्ट शो होंगे, और वहाँ से आप अपना एनरोलमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके मार्कशीट में लिखे हुए नहीं होते लेकिन वहाँ जरूर लिखे हुए होते हैं। दस्तावेज अपलोड में त्रुटि, यानी कि अगर आपका दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है तो उसका भी मैंने रीजन बता दिया है कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। 4 से 5 कंडीशन का ध्यान रखना है। पहला कि फॉर्मेट PDF होना चाहिए, दूसरा साइज की PDF की 100 KB से 400 KB होना चाहिए, तीसरा PDF रीड करना स्पष्ट रूप से शब्द लिखे होने चाहिए, और चौथा उसमें आपकी जो फाइल का नाम है वो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना, और एक लिमिट रेंज में लिखना है। 10 सब्जेक्ट ग्रुप में क्या लिखे, तो 10 सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल लिखोगे तभी आपके सही होगा, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन या कुछ और लिखा तो आपके आगे और डिटेल पूछा जाएगा। जैसे एजुकेशन पे लिखोगे फिर सब्जेक्ट डिटेल में आपको एजुकेशन के अंदर ऐसी ऐसी सब्जेक्ट बताएगी जो आपके 10th में थी नहीं, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है। RSCT सर्टिफिकेट, अगर आपके डिजी लॉकर से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि डिजी लॉकर से आपने RSCT सर्टिफिकेट फेच किया है, वहाँ पर अपलोड हो रहा है, सेव मैन्युअली कर रहा है, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर RSCT वाला शो नहीं हो रहा है, या फिर जो जैसा कि आप देखा होगा ग्रेजुएशन का जैसे OTR से फेच करते हैं तो फिर वहाँ आपको हमें हिंदी में भी लिखना, मतलब हमें अपने मैनुअली रूप से भी डाटा दर्ज करना होता है, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर RSCT में ऐसा कुछ नहीं आता है, सिर्फ विल बी शेव लिखा हुआ था और शेव कर लेते हैं, लेकिन जब शैक्षणिक योग्यता फॉर्म फिल करते हैं वहाँ RSCT नहीं होता है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपका DV होता है। जो चीज़ यानी कि आपके डिजी लॉकर पर होते हुए भी आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे आप मैनुअली रूप से अपलोड कर सकते हो। और जब आपका DV हो यानी कि दस्तावेज सत्यापन हो, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर होते हुए भी आपने मैनुअली क्यों अपलोड किया, तब आप सही सही रीजन बता देना जो आपके साथ हुआ है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म आराम से सबमिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है कि OTR को अपडेट कैसे करते हैं, OTR को एडिट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताया हूँ। A to Z संपूर्ण जानकारी भी बता दी है आपको। और इसके अलावा अगर किसी को ये दिक्कत आ रही है कि यानी कि उनके OTR पर फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर एजुकेशन की जो डिटेल है वो ओल्ड वाली बता रही है, जबकि OTR पर हमने वापस से अपडेट कर दिया, तो उस कंडीशन पर आप एडिट, जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है तो एडिट कर लीजिए। अगर एडिट की डेट भी चली गई है तो आप उस संबंधित विभाग से संपर्क कीजिए और उन्हें वो चीज़ बताइए, जिससे आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि OTR को अपडेट और एडिट कैसे करते हैं।